हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ एयरक्राफ्ट डिस्कस करूंगा जो कि इंडिया के पास हैं। कुछ समय पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो जिसमें मैंने मिसाइल्स के बारे में बताया था जो कि इंडिया के पास हैं या फिर अंडर डेवलपमेंट है और आने वाले टाइम में डेवलप की जाएंगी। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको इंडियन नेवी की वॉरशिप्स और साथ ही साथ सबमरीन्स के बारे में बताया था। उसी सीरीज़ में थर्ड वीडियो जिसमें मैं एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आमतौर पे तो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, पर कुछ हेलीकॉप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि इंडियन आर्मी के पास हैं या फिर इंडियन नेवी के पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होते कितने तरह के हैं। पहला, एयर सुपीरियोरिटी फाइटर। ये फाइटर एयरक्राफ्ट इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये दुश्मन की टेरिटरी में, उनके एयर स्पेस में एंटर कर सके और उस एयर स्पेस का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले। और ऐसा करके वो दुश्मन की एयरफोर्स पे पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं और उनको काफ़ी हद तक इनएक्टिव कर देते हैं। उनके हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाते, एक्टिव नहीं रह पाते। दूसरा टाइप बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट आमतौर पे बड़े होते हैं, हैवी होते हैं और ये लार्ज पेलोड्स कैरी कर सकते हैं। लार्ज पेलोड्स कैरी कर पाने की कैपेबिलिटी से ये बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं, टॉर्पीडोज कैरी कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स अपने साथ काफ़ी सारी लेके जा सकते हैं। ये बॉम्ब्स, टॉर्पीडोज और क्रूज मिसाइल्स में फ़र्क ये है कि अगर टेरेस्ट्रियल टारगेट डिस्ट्रॉय करना है, ज़मीन पे कोई टारगेट है उसे डिस्ट्रॉय करना है तो बॉम्ब्स काम आएंगे। अगर समुद्र में, पानी में कोई टारगेट है, कोई वॉरशिप है, सबमरीन है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडोज काम आएंगे। और क्रूज मिसाइल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जिसमें इंडियन मिसाइल्स के बारे में बताया था कि ये मिसाइल्स ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक ट्रैवल करती हैं, बहुत ही क्लोज़र टू सरफेस ट्रैवल करती हैं और इस वजह से इनको डिस्ट्रॉय कर पाना, इनसे बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी दुश्मन के लिए। थर्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट। इनमें एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। जैसे एयर सुपीरियोरिटी फाइटर में एयर टू एयर कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती हैं, हवा में ये किसी भी दुश्मन को टिकने नहीं देता। ऐसे ही अटैक एयरक्राफ्ट के पास एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ग्राउंड पे ये टारगेट्स को काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रॉय कर लेता है और इसीलिए इसे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड ट्रूप्स ज़मीन पे नीचे बढ़ेंगे आगे और साथ ही साथ ऊपर हेलीकॉप्टर या कोई और एयरक्राफ्ट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो उनको कोई मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर कोई किसी दुश्मन की तरफ ग्राउंड ट्रूप्स इशारा करे तो उन्हें ये हेलीकॉप्टर्स हवा में से ही डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन की रेडार को डिसफंक्शनल कर देते हैं, काम नहीं करने देते और इस वजह से दुश्मन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उनको पता नहीं लग पाता कि हम कहाँ पे हैं, हमारा एयरक्राफ्ट कहाँ पे है। नेक्स्ट, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये मल्टीपल रोल्स अंडरटेक कर सकता है। इसमें एरियल रिकॉनोसेंस है। एरियल रिकॉनोसेंस का मतलब है कि ये दुश्मन की टेरिटरी में जाएगा और अपने कैमराज के या बाकी सेंसर्स के थ्रू फोटोग्राफ्स या बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा जिससे कि हमारी फोर्सेस यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकें या नई स्ट्रैटेजी बना सकें। नेक्स्ट, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। दुश्मन के जो भी एयर डिफेंस की स्ट्रैटेजी है, चाहे वो ज़मीन से हवा में मिसाइल्स मारनी हो या कोई और स्ट्रैटेजी हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट, क्लोज एयर सपोर्ट। क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया, हमारे ग्राउंड फोर्सेस जैसे जैसे दुश्मन की टेरिटरी में आगे बढ़ रही होंगी उनको ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट या कोई हेलीकॉप्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और अगर ग्राउंड फोर्सेस को आगे का रास्ता साफ करना है तो वो इस हेलीकॉप्टर की मदद कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर ऊपर से ही बॉम्ब्स गिरा के आगे का रास्ता क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये मैन और मटेरियल दोनों को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कोई सेना की एक टुकड़ी भेजनी हो इमीडिएटली या फिर इवैक्यूएशन करना हो, कोई बीमार हो या कोई किसी को गोली लगी हो, उनको इवैक्यूएट करने का काम ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बड़े अच्छे से कर सकता है। आज हम इस वीडियो में दो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखेंगे जो कि इंडिया के पास हैं।
सबसे पहले देखते हैं Su-30 MKI के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसे रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर सुखोई ने बनाया है। ये एक मल्टी रोल एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर है। एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि ये दुश्मन के एयर स्पेस में एंटर करेगा और पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाएगा, हावी हो जाएगा, उस एयर स्पेस को कंट्रोल करना शुरू कर देगा और वहाँ पे किसी भी एनिमी के एयरक्राफ्ट का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये सुखोई ने इनिशियली डेवलप किया और उसके बाद इंडिया से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस लेके बनाया था इंडियन एयरफोर्स के लिए। बड़ा एयरक्राफ्ट है, 2 इंजन्स लगे हुए हैं, ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, ज़्यादा स्पीड अटेन कर सकता है, मैक 2 की स्पीड अटेन कर सकता है। मैक 2 का मतलब है साउंड की स्पीड से ट्वाइस। तो अगर साउंड की स्पीड अगर हम 340 मीटर पर सेकेंड माने तो ये 680 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा सकता है। रेंज काफ़ी अच्छी है, लगभग 3000 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रेंज की होती है, क्योंकि इनमें फ्यूल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इनकी रेंज आमतौर पे कम हो जाती है जल्दी फ्यूल ख़त्म होने की वजह से। सुखोई 30 MKI में खास बात है कि ये स्पीड भी ज़्यादा अटेन कर सकता है और इसकी रेंज भी अच्छी है। इट कैन कैरी सेवरल एयर टू एयर एज वेल एज एयर टू सरफेस मिसाइल्स। पेलोड भी अच्छा कैरी कर सकता है, कई मिसाइल्स कैरी कर सकता है। ज़मीन पे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हवा में किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं। पर यूनिट कॉस्ट लगभग 350 करोड़ है और ये पर यूनिट कॉस्ट लगभग अनुमान ही होता है, ये एक्यूरेट नहीं पता चल पाती, क्योंकि ये डील टू डील वेरी करती है। अलग अलग देशों को अलग अलग कीमत पे आमतौर पे एयरक्राफ्ट बेचे जाते हैं। और इसके बारे में रिसेंटली एक न्यूज़ 2016 में ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल, जिसको कि सुखोई 30 MKI में फिट किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया गया, देश के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। मल्टीपल रोल्स अंडरटेक कर सकता है, इसलिए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, छोटा है पर फिर भी सुपरसोनिक स्पीड्स पे ट्रैवल कर सकता है, साउंड की स्पीड से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। कई वेरिएंट्स इसके बनाए गए और आगे भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं। पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 फाइटर और दूसरा मार्क 1 ट्रेनर। मार्क 1 फाइटर और ट्रेनर में फ़र्क यह है कि ट्रेनर में 2 सीट्स लगी हुई हैं, इसलिए कोई नया पायलट हो तो उनको सिखाने के लिए 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं मार्क 1 ट्रेनर में। नेक्स्ट वेरिएंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2, इसमें मार्क 1 में ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई, मॉडिफिकेशंस की गई, तो तब बनाया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जो कि थोड़ी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिसहार्टनिंग थी, कि इंडियन नेवी ने रिजेक्ट कर दिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। उनको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कुछ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए थे और उसमें तेजस को उन्होंने रिजेक्ट किया। 57 एयरक्राफ्ट अब हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि है C-130J सुपर हरक्यूलिस। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था, एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इट कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट मेन एंड मटेरियल, सेना की टुकड़ी और साथ ही साथ हथियार या बाकी सामान जो कि उनको लेके जाना है, उनको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है और इसलिए इसमें 4 इंजन्स लगे हुए हैं। ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान उठाना है। 2008 में इंडियन एयरफोर्स ने 6 130J सुपर हरक्यूलिस खरीदे थे। ये आमतौर पर सभी वायुसेनाएं कम नंबर्स में रखती हैं। मिलिट्री अटैक एयरक्राफ्ट या बाकी एयरक्राफ्ट ज़्यादा नंबर्स में रखे जाते हैं, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आमतौर पर कम नंबर्स में होते हैं। 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने C-130J की लैंडिंग करवाई थी दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जो कि लद्दाख में है। काफ़ी ऊंची एयर स्ट्रिप है, 5000 मीटर से ऊंची है और वहाँ पे C-130J की लैंडिंग करवाई जा सकी थी। 2005 में इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। रिलीफ मटीरियल नेपाल तक पहुँचाया गया था जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और हमने ऑपरेशन मैत्री
अंडरटेक किया था। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था जिसमें कि हमने नेपाल तक रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट के बारे में जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास है, और वो है C-17 ग्लोब मास्टर। इसे बोइंग ने बनाया है। ये भी एक अमेरिकन कंपनी है लॉकहीड मार्टिन की तरह। ये भी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मैन एंड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए काफ़ी बड़ा है। 2015 में इसे भी ऑपरेशन मैत्री के अंदर रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट सेपेकैट जैगुआर। इसे बनाया था सेपेकैट कंपनी ने, जो कि एंग्लो फ्रेंच जॉइंट वेंचर है। एक ब्रिटिश कंपनी और एक फ्रेंच कंपनी ने जब साझा प्रयास किया, जॉइंट एफर्ट्स किया और एक जॉइंट वेंचर बनाया और उस कंपनी का नाम रखा गया सेपेकैट। उस कंपनी ने बनाया है जैगुआर। ये एक अटैक एयरक्राफ्ट है। अटैक एयरक्राफ्ट का मतलब है हवा में ये एयर स्ट्राइक्स कैरी कर सकता है, जमीन पे किसी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है बॉम्ब्स फेंक के, और साथ ही साथ एयर डिफेंस भी कर सकता है। हवा में अगर कोई इनकमिंग मिसाइल होगी या कोई दुश्मन का हवाई जहाज होगा तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 1981 में हमने पहली बार जैगुआर्स को इंपोर्ट किया और साथ ही साथ इसी इंपोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ किट्स को भी इंपोर्ट किया गया यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, ताकि यहाँ पे आके असेंबल किया जा सके। इसमें मेक इन इंडिया तो हुआ पर बहुत कम मेक इन इंडिया हुआ, क्योंकि सीधे सीधे पार्ट्स वहाँ से इंपोर्ट कर लिए गए थे और उन पार्ट्स को असेंबल किया गया। यहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत कम हुआ। अब ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ही इंजन मैन्युफैक्चर किया जाए, यहीं पर ही एयरफ्रेम मैन्युफैक्चर किया जाए और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी यहीं पे मैन्युफैक्चर हों। हालांकि इसमें हमारी सक्सेस तो लिमिटेड है, पर फिर भी आने वाले टाइम में ज़रूर इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। और क्योंकि जैगुआर्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो प्लान्स हैं अभी इन्हें अपग्रेड करने के, इनमें मॉडर्न वेपनरी फिट करने के और बाकी जो भी इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है मिराज 2000। काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल का मतलब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये मल्टीपल रोल्स अंडरटेक कर सकता है, जिसमें रिकॉनेसेंस हो सकता है, क्लोज एयर सपोर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो सकता है या कोई और रोल्स भी हो सकते हैं। इसे मैन्युफैक्चर किया था फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन ने, जिनसे हमने इम्पोर्ट किया था इन एयरक्राफ्ट को, और 1985 में फर्स्ट बैच ऑफ मिराज 2000 इंडिया में अराइव किया था। करंटली क्योंकि पुराने हो चुके हैं तो इनका अपग्रेडेशन चल रहा है, न्यू इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, पुराने रिप्लेस किए जा रहे हैं। और रिसेंटली 2016 में मीका मिसाइल्स इन एयरक्राफ्ट से टेस्ट फायर की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि है हल ध्रुव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हल का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस पीएसयू जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसे इंडियन एयरफोर्स तो इस्तेमाल करती है, साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी दिया गया अपने सूटेबल पर्पजेज़ के लिए। अभी प्लान्स ये चल रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही बनाया हुआ चेतक एयरक्राफ्ट, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करके हल ध्रुव को ही इंडक्ट कर लिया जाए और ज़्यादा ध्रुव एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाए। स्पीड इसकी ओवर 250 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है, साउंड की स्पीड से कम ही इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। और क्योंकि एक हेलीकॉप्टर है तो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से तो आमतौर पे सस्ते ही होते हैं और इसलिए इसकी कॉस्ट भी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या अटैक एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम है और इसलिए लगभग 40 करोड़ की कीमत में ये आता है। नेक्स्ट हल रुद्र, हल ध्रुव का ही ये आर्म्ड वर्जन है। हल ध्रुव पे ही हम कई सारे एंटी टैंक मिसाइल्स लगा दें या फिर एयर टू एयर मिसाइल्स लगा दें, टॉर्पीडोज लगाएं या एंटी शिप मिसाइल्स लगाएं तो वो हल रुद्र बन जाएगा। इनमें से कौन सी वेपनरी लगानी है या कौन सा वेपन सिस्टम फिट करना है ये डिपेंड करेगा कि इसका यूज़र कौन है। अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए हल रुद्र बनाया जा रहा है तो उसमें एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जाएंगी। अगर नेवी के लिए बनाया जा रहा है तो टॉर्पीडोज और एंटी शिप मिसाइल्स लगाई जा सकती है, और आर्मी को अगर दिया जाना है तो एंटी टैंक मिसाइल्स लगाना बेस्ट होगा। बाकी इनमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी होती है, किस
हेलीकॉप्टर में कौन सा वेपन सिस्टम लगाया हुआ है ये आमतौर पे क्लियरली रिवील नहीं किया जाता, स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चेतक, इसे ओरिजिनली मैन्युफैक्चर किया था एरोस्पेशियल कंपनी ने, जो कि फ्रेंच कंपनी है, और वहाँ से उनसे लाइसेंस लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिया के लिए इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया था, और तब इसका नाम दिया गया था हल चेतक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर चेतक, ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में लाइट का मतलब काफ़ी छोटा है, कम वजन है, और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मतलब है मल्टीपल पर्पसेस सर्व कर सकता है, जिसमें डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों ही इंक्लूडेड हैं। इसमें अटैक के काम आ सकता है, एयर असॉल्ट कर सकता है, लॉजिस्टिक्स के काम आ सकता है, थोड़ा बहुत सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, इवैक्यूएशन करना हो, अगर कोई आर्म फोर्सेस का पर्सनल फंस जाए, कोई टीम का मेंबर कहीं फंस जाए तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफ़ी मल्टीपल पर्पसेस सर्व कर सकता है। कम वेट का, इसलिए इसको लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में रखा गया है। चेतक को क्योंकि अब ये पुराने हो चुके हैं तो इनको हल ध्रुव से रिप्लेस करने का प्लान है। छोटे हैं इसलिए एक ही इंजन चाहिए, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, और मैक्सिमम स्पीड 210 से ऊपर की अटेन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि एक हेलीकॉप्टर है। ये भी एरोस्पेशियल, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था इनिशियली, और उनसे लाइसेंस लेके इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल ने बनाया और उसका नाम रखा हल चीता। ये एक जनरल पर्पस हेलीकॉप्टर है और सिंगल इंजन है, छोटा है, फिगर में भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी छोटा हेलीकॉप्टर है, और स्पीड भी ज़्यादा अटेन नहीं करता, लगभग 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर सकता है। पर एक खास बात इस हेलीकॉप्टर की जो इसे काफ़ी स्पेशल बनाती है इंडियन एयरफोर्स में, और वो ये कि इट पोजेसेस एक्सेप्शनल हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, हिमालयाज में ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है, और इसीलिए यूनिकली इसे इंडियन एयरफोर्स में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेटस में है, अभी पूरी तरह से इंडक्ट नहीं किया गया इंडियन एयरफोर्स के पास। छोटा हेलीकॉप्टर है, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, लाइट हेलीकॉप्टर है, और इसका प्रोटोटाइप एरो इंडिया शो 2017 में दिखाया गया था। एरो इंडिया शो जो कि 1996 से हर 2 साल में करवाया जा रहा है, अलग अलग जगह पे। इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की हमारी कोशिश रहती है। कंपनीज यहाँ पे इनवाइट की जाती हैं इस एरो शो में, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने की कोशिश की जाती है कि या तो वो कोई छोटा इक्विपमेंट या पूरा ही एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकें, तो देश के लिए भी और उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर ERJ-145, जिसके ऊपर DRDO ने AEWACS एवैक सिस्टम लगाया है। इसका मतलब है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। रेडार के थ्रू दुश्मन की कोई भी एयरक्राफ्ट हो, दुश्मन का कोई शिप हो, या उनका कोई भी व्हीकल और काफ़ी दूरी पर भी हो, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, और इस इंफॉर्मेशन की मदद से ग्राउंड ट्रूप्स या बाकी के एयरक्राफ्ट जो भी रिटेलिएशन करना है, चाहे वो बॉम्ब्स गिराने हैं, चाहे वो कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी है, वो एग्जीक्यूट की जा सकती है। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट रफेल, जिसकी डील रिसेंटली साइन हुई थी 2016 में। एन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फॉर 36 रफेल फाइटर जेट्स। हम उनसे 36 रफेल फाइटर जेट्स खरीदेंगे। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मल्टीपल रोल्स अंडरटेक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है, रिकॉनसेंस कर सकता है, बॉम्बिंग कर सकता है, बहुत सारे रोल्स अंडरटेक कर सकता है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा पावर और थ्रस्ट जनरेट करेगा, स्पीड अच्छी अटेन कर लेगा, मैक 1.8 की स्पीड अटेन कर सकता है, साउंड की स्पीड से 1.8 टाइम्स ज़्यादा,
रेंज ज़्यादा है, 3,500 किलोमीटर से ऊपर तक दुश्मन के एयर स्पेस में पेनिट्रेट कर सकता है, पेलोड अच्छा कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स जो कि बड़ी होती हैं और भारी होती हैं उन तक को कैरी कर सकता है, और मॉडर्न रेडार्स लगी हुई हैं, हाईटेक आईएसआर रेडार्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार्स। और साथ ही साथ ये एक इंडो फ्रांस जॉइंट डिफेंस पार्टनरशिप का भी एक सिंबल है। कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमने हिस्टोरिकली खरीदे हैं फ्रांस से, सबमरीन्स भी हम उनके साथ जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। सभी को इंडिया रशिया जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप के बारे में तो पता होता है, पर इंडिया और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप आमतौर पे अननोन रहती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होती। तो इंडिया और फ्रांस भी एक अच्छी डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी पुराने टाइम से शेयर करते हैं। अब आपको एक डील के बारे में बताना चाहता हूं जो कि इंडिया और रशिया ने रिसेंटली 2016 में ही साइन की थी। आपको पता होगा इंडिया और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी पुरानी है और हिस्टोरिकली उन्होंने हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ दी हैं जो कि बाकी की दुनिया हमें उस समय एक्सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। फिलहाल इसी डील पे लौटते हैं। इंडिया और रशिया ने 200 कमोव कंपनी के कार 226 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की डील साइन की है। ये एक छोटा ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, ज़्यादा पावर और स्पीड एक्वायर कर सकता है, 2 इंजन्स लगे हुए हैं और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मतलब है मल्टीपल रोल्स फुलफिल कर सकता है। ऊपर से ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटीज़ रखता है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के काम आ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान थोड़ा बहुत ले जा सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन कर सकता है। अगर कोई सोल्जर या ऑफिसर कहीं पे इंजर्ड हैं तो उनको लेके आ सकता है, इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक लेके आ सकता है, ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल कर सकता है और भी कई फंक्शंस फुलफिल कर सकता है। अब आज की वीडियो पे बेस्ड 2 कोट्स। एवरी गन दैट इज मेड, एवरी वॉरशिप दैट इज लॉन्च्ड, every rocket that is fired signifies a theft from those who are hungry and are not fed, those who are cold and are not क्लोथ्ड। जब भी हम कोई बंदूक बनाते हैं, कोई वॉरशिप लॉन्च करते हैं या कोई रॉकेट फायर करते हैं, ये उन पैसों से बना हुआ है जिसका असली हक, जिसके असली हकदार वो लोग हैं जो कि भूखे हैं और उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, या वो लोग हैं जो ठंड में बैठे हैं और उन्हें सही से कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं। ये कोट कहा था डी आइजनहावर साहब ने, जो कि यूएस के 34th प्रेसिडेंट थे। और ये कोट इशारा करता है पैसिफिज्म की तरफ, पीस की तरफ, शांति की तरफ। पर ये भी फुल स्टोरी नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ द स्टोरी है। इसकी सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। वी मेंटेन द पीस थ्रू आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस ओनली इनवाइट्स एग्रेशन। अगर हम शांति बना पा रहे हैं तो वो इसलिए कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, काबिलियत है, हथियार हैं हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास गन्स हैं, रॉकेट्स हैं और वॉरशिप्स हैं। वरना वीकनेस ओनली इनवाइट्स एग्रेशन, कमजोरी तो युद्ध को एक न्योता है, और अगर हम हथियार बनाना बंद कर देंगे तो दुश्मन हमारे ऊपर ज़रूर हमला करेगा। और इसलिए हथियार तो दुनिया की एक सच्चाई है और बनाने ही पड़ेंगे। और इसे कहा था रोनाल्ड रेगन साहब ने, जो कि यूएस के 40th प्रेसिडेंट थे।